हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। तो अगर आप लोग एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें आज मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स के क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। होपफुली ये लेक्चर्स भी उसी तरह से यूजफुल होगा, ये लेक्चर भी उसी तरह से यूजफुल होगा जैसे पहले के लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहे हैं, और क्वेश्चंस भी उसी तरह आपको समझ में आने वाले हैं। जो भी लोग यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की टेस्ट सीरीज या 2 मंथ सब्सक्रिप्शन कोर्स ज्वाइन करना चाहता है वो एप्लीकेशन पर जाकर ज्वाइन कर सकता है। सेम एमपीपीएससी के लिए भी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है और 2 मंथ सब्सक्रिप्शन कोर्स वहां पर भी वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप यहां पर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। और वीडियो को कंटिन्यू करूं उसके पहले सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ जी, देखिए तो क्लासिकल मैकेनिक्स के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, 2 यूनिफॉर्म थिन रॉड्स ऑफ इक्वल लेंथ L एंड मास M1 एंड M2 आर जॉइंड टुगेदर अलोंग द लेंथ। तो 2 यूनिफॉर्म रॉड दिए, एक ऐसे हो गई और एक इसके साथ कनेक्टेड है, ऐसे हो गई। इसकी जो लेंथ है वो है L और इसकी भी जो लेंथ है वो है L। ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंबाइंड रॉड ऑफ द लेंथ 12। ये लेंथ जो रॉड है इसको कंबाइंड कर दिया तो इसकी जो लेंथ है वो 12 हो गई। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। तो ये जो मिड पॉइंट है इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो एक बात ध्यान देने की ये है कि ये जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट वाला जो केस है, ये दोनों रॉड के लिए इसके एंड पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया और इस रॉड के लिए भी ये एंड पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। तो यदि आपको रॉड का एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो ये क्वेश्चन खत्म है। तो किसी रॉड के लिए एंड के अबाउट, तो MOI ऑफ रॉड अबाउट इट्स एंड, तो एंड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो लिखा जाता है ml²/3। तो यहां जो I है वो बन जाएगा I1 + I2। तो ये हो जाएगा m, दोनों का मास एक M1 है तो M1L²/3 और ये हो जाएगा M2L²/3। तो यहां से कॉमन आ जाएगा L²/3 कॉमन आ गया और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा M1 + M2। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आंसर आ जाएगा M1 + M2 और इंटू L²/3 यानी कि सी ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट है, इन अ सेंट्रल फोर्स फील्ड द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड एंगुलर मोमेंटम L इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय। ये ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है हमारे पास 1/r, ये हो गया m/L², 1 प्लस ये हो गया एप्सिलॉन कॉस थीटा। ये इक्वेशन दी हुई है। ई एसेंट्रिसिटी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग चॉइस फॉर एसेंट्रिसिटी एप्सिलॉन गिव राइज टू अ पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री कब बनेगी, तो उसके लिए आपको कुछ चीजें हैं वो याद रखनी है। तो ये तो हो गया ट्रेजेक्ट्री, यहां लिख दिया मैंने ट्रेजेक्ट्री और यहां एप्सिलॉन की वैल्यू। तो ऑर्बिट, सॉरी, ये जो ट्रेजेक्ट्री है ऑर्बिट, ऑर्बिट किस शेप का बन रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर जो है वो निकलेगा। तो यदि ऑर्बिट सर्किल बन रहा है तो सर्किल के केस में एसेंट्रिसिटी 0 होती है। यदि इलिप्स बन रहा है, इलिप्स, तो इलिप्स के केस में एसेंट्रिसिटी जो है वो 0 से 1 तक होती है। अगर बन रहा है पैराबोला, अगर बन रहा है पैराबोला तो उस केस में एसेंट्रिसिटी होती है 1। और अगर बन रहा है हाइपरबोला, अगर बन रहा है हाइपरबोला तो एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1। तो हमें क्या बनाना है, पैराबोला बनाना है। तो पैराबोला के केस में ई जो है वो कितना हो जाएगा, 1। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है, अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास m मूव्स अलोंग द x एक्सिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल। तो जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू है कितनी, x, और ये x - 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से x ये हो जाएगा x² + 4 और माइनस ये हो जाएगा 4x। तो यहां से vx की जो वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा x³ प्लस ये हो जाएगा 4x माइनस ये हो जाएगा 4x²। हमें निकालना है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो जो टाइम पीरियड है उसके लिए t की वैल्यू चाहिए और t बराबर होता है 2π/ω। और ओमेगा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ओमेगा बराबर होता है v', यानी कि जो पोटेंशियल है उसका डबल डिफरेंशिएशन करना है और अपॉन m करना है। तो इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे और इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो x=2 है। तो v' कर लेता हूं मैं सीधा। तो डबल प्राइम यानी कि इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे। तो ये 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना बनेगा, पहली बार करोगे, पहले एक बार कर लेते हैं।
पहली बार जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन रहा होगा 3x² और +4 और -8x पहली बार जब करेंगे। और जब दूसरी बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा 6x और -8। अब x की वैल्यू यहाँ पर कितनी डालनी है, 2। तो एट x = 2, तो यहाँ से बनेगा ये 12 और -8, तो ये कितना आ गया, 4 आ गया। x = 2 पर ये कितना आ गया, 4 आ गया। स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम आएगी। मिनिमा का केस है, कौन सा केस है, मिनिमा। $0 हो गया तो ये मिनिमा का केस है, तो मिनिमा का केस है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। तो यहां से हमारे पास ओमेगा की वैल्यू निकलेगी, तो ओमेगा जो है वो हो गया 4 और मास जो है मास m = 1, तो 1 हो गया। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू आ गई 2। हमें निकालना है t, तो t बराबर हो गया 2π/ओमेगा, तो ये हो जाएगा 2π/π और यहाँ 2π/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा पाई। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी 0.85 c इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ मूविंग फोटोन। तो फोटोन की जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, c होगी। रिलेटिव वेलोसिटी बतानी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, यहां पर होगी, वो हो जाएगी u - v/1 - uv/c²। अब जो u की वैल्यू है, v की वैल्यू सॉरी, यहां पर जो u की वैल्यू है वो हो जाएगी 0.85 c और v की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, c हो जाएगी, दोनों सेम डायरेक्शन में मूविंग फोटोन। तो ये वैल्यू यहां पर रखनी है हमें, यहां रखेंगे तो v प्राइम = ये हो जाएगा 0.85 c माइनस c अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस ये होगा 0.85 c और यहां पर ये हो जाएगा c और अपॉन c²। तो ये c² से c² कटेगा, ऊपर बचेगा -0.15 c और नीचे बचेगा 0.15, तो ये कटेगा, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, माइनस का c। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का c। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द लैग्रेंजियन ऑफ अ सिस्टम विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम Q इज गिवन बाय L। लैग्रेंजियन की वैल्यू है L = अल्फा Q.² प्लस बीटा Q²। अल्फा और बीटा जो है वो नॉन जीरो कांस्टेंट है। PQ डिनोट्स द कैनोनिकल मोमेंटम कंजुगेट टू Q। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो सबसे पहले तो आप कैनोनिकल मोमेंटम ही निकाल लो, कैनोनिकल मोमेंटम। तो ये जो कैनोनिकल मोमेंटम है PQ, ये होगा del L/del Q डॉट। तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बनेगा 2 अल्फा और Q डॉट, 2 अल्फा Q डॉट। तो 2 अल्फा Q डॉट यानी कि A और B तो गलत हो गया। अब या तो आंसर C है या D है, तो आपको कंजर्व क्वांटिटी निकालनी है। तो फॉर कंजर्व्ड क्वांटिटी, तो कंजर्व्ड क्वांटिटी के लिए इक्वेशन जो आइलर्स इक्वेशन है वो होती है d/dt और del L/del Q डॉट माइनस del L/del Q = 0। तो कंजर्व क्वांटिटी के लिए del L/del Q को हमें 0 करना है, तभी P कांस्टेंट बनेगा, अदरवाइज P कांस्टेंट नहीं होगा। तो यहां पर del L/del Q अगर आप करोगे तो del L/del Q की जो वैल्यू है वो आती है 2 बीटा Q विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये 0 नहीं है, तो Q इज नॉट साइक्लिक कोऑर्डिनेट, Q साइक्लिक कोऑर्डिनेट नहीं होगा। तो यहां से हमारे पास del L/del Q यानी कि PQ ये जो है कंजर्व नहीं होगा। तो PQ इज नॉट कांस्टेंट और कांस्टेंट नहीं होगा तो नॉट कंजर्व। तो यहां से हमारे पास ये जो PQ की वैल्यू बन रही है यानी कि कैनोनिकल मोमेंटम, ये तो सही बन रहा है पर ये कंजर्व नहीं है। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। नेक्स्ट है अ सिलेंडर ऑफ मास M एंड रेडियस R। ये यहां मैंने एक लाइन बनाया, ये एंगल हो गया थीटा, यहां पर हो गया ये सिलेंडर जो है ये एंगल बना रहा है कितना, थीटा। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक है। और ये मान लो इसकी रेडियस है R, ये रेडियस है R। अब ये कितना आगे बढ़ेगा, ये ऐसे रोल कर रहा है, मान लो ये ऐसे रोल कर रहा है, तो मान लो ये x आगे बढ़ा तो ये उतना ही आगे बढ़ेगा जितना ये इसका आर्क होगा।
तो आर्क के बराबर आगे बढ़ेगा तो x बराबर कितना हो गया आर थीटा। तो यहां से x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा आर थीटा, मतलब ये इतना कम आया तो इतना ही आगे बढ़ गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा आर थीटा हो जाएगा। तो ये होलोनोमिक कंस्ट्रेंट बन गया, ये क्या बन गया होलोनोमिक कंस्ट्रेंट, क्योंकि यहां पर जो इक्वेशन है वो इक्वल में आ गई और कैसी है इंटीग्रेबल है। तो होलोनोमिक कंस्ट्रेंट हो गया, और होलोनोमिक कंस्ट्रेंट हो गया तो वही किसके बराबर हो जाते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाते हैं। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितना हो गया यहाँ पर 1 आ गया, तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और अदरवाइज इसको आप वैसे भी कर सकते हो कि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम वो बराबर होता है n माइनस कंस्ट्रेंट के। वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है n माइनस कंस्ट्रेंट। तो n, तो यहां पर r और थीटा ये तो दो नंबर्स हो गए और कंस्टेंट हो गया एक, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट, हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन वो कैसे लिखी जाती है, वो लिखी जाती है क्यू आई डॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन डेल पी आई, और दूसरी लिखी जाती है पी आई डॉट इज इक्वल्स टू माइनस डेल एच अपॉन डेल क्यू आई। तो ये इक्वेशन लिखी जाती है। हमारे पास जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ अ कोऑर्डिनेट इज साइक्लिक हैमिल्टोनियन वुड रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल इन न्यू फॉर्मुलेशन। यदि कोई कोऑर्डिनेट साइक्लिक है तो हैमिल्टोनियन वुड रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल। जब नया फॉर्मुलेशन होगा तो हैमिल्टोनियन उसमें कितने जो नंबर्स वेरिएबल हैं उनको रिड्यूस कर देगा। तो मान लेते हैं क्यू आई साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, तो लेट क्यू आई इज साइक्लिक। तो यदि ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो डेल एच अपॉन डेल क्यू आई ये कितना हो गया 0, और ये हम जानते हैं कि पी आई डॉट बराबर होता है डेल एच अपॉन डेल क्यू आई के, तो ये किसके बराबर हो गया 0 के, तो यहां से पी आई डॉट है तो पी आई किसके बराबर हो गया कांस्टेंट, यानी कि मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट हो गया, है ना। तो मोमेंटम क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। तो कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास वो कौन सा है क्यू आई, और मोमेंटम है पी। तो इन दोनों को कंप्लीटली क्या करा जा सकता है एलिमिनेट किया जा सकता है। तो देयरफॉर क्यू आई एंड पी आई कैन बी eliminated from solving the remaining इक्वेशन। तो टोटल जो वेरिएबल जो रिड्यूस किए जा सकते हैं वो कितने किए जा सकते हैं 2। तो टोटल जो वेरिएबल रिड्यूस किए जा सकते हैं वो कितने किए जा सकते हैं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द स्पीड v ऑफ अ फ्री पार्टिकल ऑफ मास m एंड टोटल एनर्जी E इज। तो रिलेटिविस्टिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू गामा mc स्क्वायर। गामा होता है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर, तो यहां से गामा इक्वल्स टू हो जाएगा E अपॉन mc स्क्वायर। गामा की वैल्यू डाल दूं तो 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये हो गया E अपॉन mc स्क्वायर। इसका रेसिप्रोकल कर दूं, तो रेसिप्रोकल करूंगा तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो गया mc स्क्वायर अपॉन ई। दोनों साइड कर देंगे स्क्वायर, तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हो जाएगा mc स्क्वायर अपॉन ई, और ये हो जाएगा ई स्क्वायर। तो यहां से इसको ट्रांसपोज करें तो ये बनेगा वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1 माइनस mc स्क्वायर अपॉन ई, और इस पूरे का स्क्वायर है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v इक्वल्स टू सी अंडर रूट 1 माइनस mc स्क्वायर अपॉन ई, और इसका हो गया स्क्वायर। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, लेट x एंड p डिनोट्स रेस्पेक्टिवली द कोऑर्डिनेट्स एंड मोमेंटम ऑपरेटर सेटिस्फाइंग द कैनोनिकल मोमेंट कम्यूटेशन रिलेशन। रिलेशन हमें दिया है x और p का कम्यूटेशन रिलेशन दिया है, और ये किसके बराबर है आयोटा। इन नेचुरल यूनिट्स h कट h बार इक्वल्स टू 1, देन द कम्यूटेटर। तो हमें ये कम्यूटेटर बताना है x p e पावर माइनस p। तो यहां पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो a b c, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी, ये हो गया c प्लस b, और ये हो जाएगा ए सी।
तो यही आइडेंटिटी हम यहाँ यूज करें तो एक्स पी ई पावर माइनस पी, तो एक्स और पी ये हो जाएगा ई पावर माइनस पी, और उसके बाद बी को आगे ले लो तो बी कौन हो गया पी, तो ये हो जाएगा एक्स ई पावर माइनस पी। तो अब एक्स पी जो है उसकी वैल्यू है आयोटा, तो ये हो जाएगा आयोटा ई पावर माइनस पी प्लस ये हो जाएगा पी एक्स ई पावर माइनस पी। अब यहां पर हमें आइडेंटिटी यूज करनी है। कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है? यूज आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? एक्स एफ ऑफ पी, तो ये बराबर होता है आयोटा डेल एफ अपॉन डेल पी। तो एफ पी जो है उसकी जगह लिखा है ई पावर माइनस पी, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो डी एफ अपॉन डी पी ये कितना हो जाएगा? माइनस ई पावर माइनस पी। इसका मतलब हमारे पास जो लिखा हुआ है एक्स ई पावर माइनस पी, उसका रिजल्ट क्या आएगा? आयोटा माइनस ये आ जाएगा ई पावर माइनस पी, ये आ जाएगा। तो सॉल्यूशन जो हमें बनाना है उसमें पी से भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन बनेगा एक्स पी ई पावर माइनस पी, तो ये बन रहा है आयोटा ई पावर माइनस पी माइनस यहां पर आयोटा पी ई पावर माइनस पी, ये बन जाएगा। कॉमन हमने निकाल लिया यहां से आयोटा ई पावर माइनस पी, तो ये बन जाएगा 1 माइनस पी। तो सॉल्यूशन जो हमारे पास आया वो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो सॉल्यूशन जो हमारे पास आया वो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। नेक्स्ट, द पॉइजन ब्रैकेट ऑफ टू इंटीग्रल ऑफ मोशन इज। मान लो हमारे पास दो क्वांटिटी है, एक है एफ और एक है जी, तो लेट टू क्वांटिटीज, एक हो गया एफ, तो एफ हो गया क्यू पी टी, और एक हो जाएगा जी, और जी हो जाएगा क्यू पी और टी। ये हमारे पास दो क्वांटिटी है और ये दोनों कांस्टेंट ऑफ मोशन है। आर कांस्टेंट ऑफ मोशन, आर कांस्टेंट ऑफ मोशन, आर कांस्टेंट ऑफ मोशन। इस बात का मतलब क्या है कि इंटीग्रल्स है, तो इस बात का मतलब ये है कि डी एफ अपॉन डी टी हम करेंगे तो वो कितना आ रहा होगा? 0, और इसी तरह से डी जी अपॉन डी टी करेंगे तो वो कितना आ रहा होगा? 0 आ रहा होगा। हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम, हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम, तो सिस्टम का जो हैमिल्टोनियन है वो कैसे लिखते हैं हम? वो लिखते हैं डी एफ अपॉन डी टी इक्वल्स टू, ये होता है एफ एच और डेल एफ अपॉन डेल टी, इस तरह से लिखा जाता है। और सिमिलरली किसके लिए? जी के लिए, सिमिलर फॉर जी। तो यहां से पॉइजन ब्रैकेट जो बनेगा, पॉइजन ब्रैकेट, यहां से पॉइजन ब्रैकेट जो बनेगा वो बन जाएगा कितना? एफ और जी। पॉइजन ब्रैकेट क्या बन जाएगा? एफ और जी। तो ये तो 0 हो रहा है, डी एफ अपॉन डी टी 0, डी एच डी जी अपॉन डी टी 0, तो एफ एच जो है वो क्या हो जाएगा? 0, और जी एच भी क्या हो रहा होगा? 0। तो एफ और जी जो है उससे एक पॉइजन ब्रैकेट बनेगा हमारे पास। तो अब हम यहां पर लगाएंगे जैकोबी आइडेंटिटी, जैकोबी आइडेंटिटी, हम लगाएंगे जैकोबी आइडेंटिटी। तो जैकोबी आइडेंटिटी क्या होगा? ये हो जाएगा एफ जी और एच प्लस ये हो जाएगा जी, यहां से एच और ये एफ प्लस यहां से हो जाएगा एच, ये हो जाएगा एफ और ये हो जाएगा जी। और जैकोबी आइडेंटिटी में क्या होता है? 0 होता है। अब एफ और एच यहां पर हैमिल्टोनियन बना रहे हैं, तो एफ और एच जो है वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो एफ और एच जो है इंटीग्रल ऑफ मोशन है, तो एफ एंड एच आर इंटीग्रल ऑफ मोशन, इंटीग्रल ऑफ मोशन। तो एफ एच ये क्या हो रहा है? 0। सिमिलरली जी एच भी क्या हो जाएगा? 0। सिमिलरली जी एच जो है उसका जो पॉइजन ब्रैकेट है वो भी हो जाएगा 0। हमारे पास ये जो है ये हो गया 0, ये जो है ये 0 हो गया, तो हमारे पास बचा गया एफ और जी। तो एफ और जी जो है वो क्या बना देंगे?
पॉइजन ब्रैकेट ऑफ टू इंटीग्रल ऑफ मोशन, तो इंटीग्रल ऑफ मोशन बना देंगे एफ और जी, तो एफ और जी की जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी 0। तो हैंस यहां से एफ और जी ये भी क्या हो जाएंगे 0, और ये भी क्या बन जाएंगे इंटीग्रल ऑफ मोशन। नेक्स्ट, हैमिल्टोनियन इज डिफाइंड एज, तो इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है पी क्यू के डॉट माइनस एल। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल, वैसे कौन सा कैनोनिकल है, तो कैनोनिकल के लिए क्यू पी इज इक्वल्स टू 1, और यहां पर डेल क्यू अपॉन डेल क्यू, डेल पी अपॉन डेल पी माइनस डेल क्यू अपॉन डेल पी, और डेल पी अपॉन डेल क्यू इक्वल्स टू क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। अब एक एक करके चेक कर लो, तो अगर मैं चौथा चेक कर रहा हूं सीधा ही, क्योंकि मैंने करे हुए पहले, क्यू की जगह रखना है पी, तो यहां पर डेल पी अपॉन डेल क्यू, और यहां पर क्या रखोगे, यहां पर माइनस क्यू हो जाएगा, पी की जगह कितना रखना है माइनस क्यू, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू, ये हो जाएगा डेल पी। क्यू की जगह कितना रखना है पी, तो ये डेल पी अपॉन डेल पी, और पी की जगह रखना है माइनस क्यू, तो माइनस क्यू इक्वल्स टू 1, तो ये तो 0 हो गया, और ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, 1 आंसर आ गया, यानी कि जो डी लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट, द लैग्रेंजियन ऑफ फ्री पार्टिकल इज इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स इज गिवन बाय, लैग्रेंजियन हमें दिया है द क्वांटिटी दैट कंजर्व, कौन सी क्वांटिटी कंजर्व है, देखो यहां पर ध्यान से देखो, लैग्रेंजियन के अंदर आर है, थीटा है और फाई डॉट है, पर फाई नहीं है ना, तो एल कंटेन्स आर थीटा बट नॉट फाई, और जो नहीं होता वही साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, तो फाई जो है वो क्या हो जाएगा साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो फाई जो है वो क्या हो जाएगा साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और फाई साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो गया तो डेल एल अपॉन डेल फाई जो है उसकी वैल्यू जो है क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो डेल एल अपॉन डेल फाई ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमारे पास कंजर्व क्वांटिटी पूछी है, तो कंजर्व में कौन होता है मोमेंटम, तो फाई साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो मोमेंटम कंजर्व क्वांटिटी होती है, यानी कि पी फाई जब आप निकालोगे डेल एल अपॉन डेल फाई डॉट, तो ये क्या आ जाएगा कंजर्व क्वांटिटी आ जाएगी, तो सही आंसर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। नेक्स्ट, फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन सेंट्रल फील्ड, तो सेंट्रल फील्ड के लिए टाउ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, और ये बराबर होता है 0, और टाउ बराबर होता है डेल एल अपॉन डेल टी, तो ये भी कितना हो गया 0, तो एल मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, मतलब एंगुलर मोमेंटम कौन सा वेक्टर होता है एक्सियल वेक्टर होता है, तो ये हो गया आर और एफ, तो ये जो मोशन है किस में चलेगी एक प्लेन में चलेगी, तो आंसर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। तो होपफुली जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं आपको बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे, और कुछ भी अगर कोई समझने में दिक्कत है तो बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।